गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 2 नवंबर और आपको जैसा कि पता है कि सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम 26 और 27 नवंबर को होने वाला है, जिसके लिए अभी नोटिस जारी नहीं हुआ है। अनुमानित करके एक नोटिस जारी हुआ था 9 सितंबर को कि सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम 26 और 27 नवंबर को लिया जाएगा। तो चलिए अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 10 प्रश्न करेंगे जो कि संभावित है कि आने हैं, छपेंगे इसमें से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगलों की मातृभाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी मुगलों की मातृभाषा? यहाँ पर 4 भाषा दी हुई है, फारसी, तुर्की, अरबी और हिंदी। तो इसमें से मुगलों की मातृभाषा क्या थी? तो दोस्तों, मुगलों की मातृभाषा इसमें से आपको बता दें कि तुर्की थी। तो चलो विस्तृत तरीके से देखते हैं। करेक्ट आंसर 2 है, तुर्की। तो सही उत्तर तुर्की हो जाएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। उसके पोते अकबर को सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता था। तुर्की मुगलों की मातृभाषा थी, लेकिन अकबर ही थे जिन्होंने फारसी को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनाया। उससे पहले तुर्की था। तुर्की भाषा मुगलों की मातृभाषा थी। स्थानीय मुहावरों को आत्मसात करके फारसी का भारतीयकरण हो गया। उर्दू फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से उत्पन्न हुई। तो ये सब प्रमुख बातें हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी छपा जा सकता है। ये कहने के लिए 10 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, लेकिन इस 10 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन के सवाल इसमें आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासक थे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासक थे, जैसे समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त। तो उसमें से 4 को मैंने ले लिया है और उनमें से कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो ऐसे क्वेश्चन संभावित होते हैं, पूछे जा सकते हैं बिहार के BSSC CGL में। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, मैं भी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो गुप्त वंश के निम्नलिखित शासक थे समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए ACDB, सेकेंड ऑप्शन BDAC, CABD और DBCA। तो इसमें से देखिए ए पर समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है, श्रीगुप्त है, स्कंदगुप्त है। तो पहले तो संस्थापक कौन था? तो संस्थापक की बात करें तो आइए विस्तृत तरीके से देख लें। करेक्ट आंसर CABD हो जाएगा, यानी कि CABD। पहले संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, CABD रामगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। तो कैसे कालक्रम हो जाएगा? पहले एक नंबर पे श्रीगुप्त, 2 नंबर पे समुद्रगुप्त, 3 नंबर पे रामगुप्त और 4 नंबर पे स्कंदगुप्त। तो इसका ऐसे आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत से 6वीं शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में था। श्रीगुप्त 240 से 290 गुप्त वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे, जैसा हमने बताया। उसके बाद समुद्रगुप्त 325 से 375 उनके दरबारी हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद शिलालेख के पीछे प्रेरणा थे। रामगुप्त 375 से 380 संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार गुप्त वंश का सम्राट था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ने गुप्त शक्ति को बहाल किया और गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त एंड अंतिम शासक स्कंदगुप्त। इतना तो जरूरी याद रखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त शासकों का कालक्रम श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और स्कंदगुप्त है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो इसका मेरे अनुसार आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंच। दोस्तों, इसका फ्रेंच हो जाएगा। तो आगे चल के देखते हैं।
तो इसमें ऑप्शन है फ्रेंच, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक। तो सही उत्तर फ्रेंच है। 1760 में वांडीवस की लड़ाई भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ाई गई थी। वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरे कोटे। अब वांडीवास की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का ये ध्यान में रख लीजिएगा, सर आयरे कोटे ने किया था और फ्रांसीसी सेना की कमान कम्पटे डी लाली ने संभाली थी। यह युद्ध 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। किस हस्ताक्षर? पेरिस संधि के पर हस्ताक्षर के समाप्त हुआ। यह वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध का एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? यह वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। कुल 3 कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़े गए थे। कुल कितने कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे? 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, एक फ्रांसीसी गवर्नर, और मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस ब्रिटिश पक्ष के बीच हुआ था। परिणाम अनिर्णायक था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 तक चला था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला था। 1754 में हस्ताक्षर किए गए पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया, जिसने मोहम्मद अली खान वलजा को कर्नाटक के नवाब के रूप में मान्यता दी। चार्ल्स गोडेडू ने डुप्लेक्स का स्थान लिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। वांडीवास की लड़ाई, कर्नाटक युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था और इससे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब मैं बनाऊंगा, बस कुछ ही दिन बाद में बनाने वाला हूँ, उसमें बनाऊंगा तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दर्शा दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने बताया था और ये देखो क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चीन। तो इसका सही आंसर फ्रांस हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर कौन शासन किया? फ्रांस शासन किया। तो इसका सही आंसर आप लगा दोगे फ्रांस। तो उत्तर देखते हैं। फ्रांस ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया। कौन शासन किया जर्मनी पर? 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने किया। उस समय जर्मनी पूर्णतः एकीकृत देश नहीं था, बल्कि स्वतंत्र राज्यों और रियासतों का एक अस्पष्ट संघ था। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन की सेनाएं कई जर्मन राज्यों सहित यूरोप की संपूर्ण मुख्य भूमि को जीतने और नियंत्रित करने के लिए काफ़ी मजबूत थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन की सेना बहुत ही मजबूत थी, जो जर्मन राज्यों सहित यूरोप की संपूर्ण मुख्य भूमि को जीतने की नियंत्रित करने के लिए काफ़ी मजबूत था। यहाँ तक कि वो रसिया तक को भी छूने लगा था फ्रांसीसी नेपोलियन ने। तो नेपोलियन के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। नेपोलियन ने जर्मनी को 39 बड़े राज्यों में पुनर्गठित किया। उन्हें 16 जर्मन राज्यों की एक लीग, राइन के परिसंघ की भी स्थापना की। तो इससे जर्मनी में और एकीकरण हुआ। जर्मनी में एकीकरण हुआ। नेपोलियन को पहले 1813 में लिप्जिंग में और फिर 1815 में वाटरलू में पराजित किया गया। तो वाटरलू का पराजय उसका बहुत फेमस है, जिससे राइन परिसंघ का अंत हो गया। राइन परिसंघ जो की स्थापना वो की थी, वो उसका अंत हो गया जब उसका वाटरलू में पराजय मिली। तो 1871 में बिस्मार्क के महान प्रयास से जर्मनी अंततः एकीकृत हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 1871 में बिस्मार्क के महान प्रयास से, किसके प्रयास से? बिस्मार्क के महान प्रयास से जर्मनी अंततः एकीकृत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो एटना है, स्ट्रोम्बोली है, वेसुवियस है एंड मौना लोआ है। स्ट्रोम्बोली सही उत्तर स्ट्रोम्बोली हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये सब एटना, मौना लोआ ये सब ज्वालामुखी है। तो भूमध्य सागर को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है
यह इटली के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह इटली में पाया जाता है और यह इटली के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। स्ट्रोम्बोली टायरियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है। स्ट्रोम्बोली क्या है? टायरियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है। टायरियन सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एटना, तो ये सब भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इससे भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रोम्बोली से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। एटना से भी आ सकते हैं, वेसुवियस से भी आ सकते हैं, मौना लोआ से भी आ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग पता होगा कि एटना यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। एटना क्या है? तो ऐसा पूछ सकता है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए, तो एटना है। सिसिली की द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? सिसिली के द्वीप पर स्थित है। और ज्वालामुखियों के कैलाब्रियन आर्क का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है एटना? ज्वालामुखियों के कैलाब्रियन आर्क का एक हिस्सा है। उसी तरह वेसुवियस, माउंट वेसुवियस एक सोमा स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। माउंट वेसुवियस इटली के कैंपानिया में नेपल्स की खाड़ी पर स्थित है। तो एटना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसुवियस का उतना क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। एंड मौना लोआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौना लोआ के बारे में तो जानना आपको जरूरी है। मौना लोआ पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से एक है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पृथ्वी का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो मौना लोआ आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि मौना लोआ पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह प्रशांत महासागर में कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अमेरिकी राज्य हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई करके लिखा हुआ है, लेकिन ये हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन है समताप मंडल, मध्यम मंडल, वायुमंडल एंड क्षोभ मंडल। तो आपको जैसा पता होगा क्षोभ मंडल को सबसे निचली माना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। चलिए आगे। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह जमीनी स्तर से शुरू होकर, मतलब धरातल से शुरू होकर समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है और यह जमीनी स्तर से शुरू होकर समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। क्षोभ मंडल के वायुमंडल में सभी वायु का 75% भाग होता है। अधिकांश बादल इसी परत में दिखाई देते हैं, क्योंकि वायुमंडल 99% जलवाष्प यहाँ पाई जाती है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि 99% जलवाष्प कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल का आधार क्या होता है? गर्म होता है, इसलिए हवा ऊपर उठती है। तो इस प्रकार वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल निचली परत है, तो उसके जस्ट ऊपर समताप मंडल है, जो क्षोभ मंडल के शीर्ष से जमीन से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। यानी कि 10 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल था, उसके बाद 50 किलोमीटर तक समताप मंडल फैला है। ओजोन परत समताप मंडल के भीतर है। ओजोन में जैसा कि आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि ओजोन परत डिप्लीट हो रहा है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल के भीतर पाया जाता है। क्षोभ मंडल के विपरीत आप जितना ऊपर जाते हैं, क्षोभ मंडल के विपरीत आप जितना ऊपर जाते हैं, समताप मंडल गर्म होता जाता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है। तो ऊपर जाते जाते गर्मी महसूस होगी। मध्यम मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्यम मंडल है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल है और यह जमीन से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो ये सब दिमाग में, ये नंबर का जो खेल है ना, ये दिमाग में बैठाया जाता है। तो क्षोभ मंडल 10 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक और मध्य मंडल 85 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ जैसे जैसे आप मध्य मंडल के ऊपर उठते हैं, तापमान ठंडा होता जाता है। तो एक लिमिट के बाद 50 किलोमीटर के बाद मतलब जैसे जैसे आप 85 किलोमीटर को टच करेंगे ना, वैसे वैसे आपको मध्य मंडल का ठंडापन महसूस होगा। हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग इसी परत में स्थित है और -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट मिल गया कि हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग कहाँ? इसी परत में। कहाँ? मध्य मंडल में पाया जाता है। और कितना तक जा सकता है? -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल गया आपको। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा और इतने दिनों से आप सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए कि सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती है। तो सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध
प्रजातियाँ मेरे अनुसार तो मैंग्रोव वन में पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ पाई जाती है। मैंग्रोव वन, सही है। सुंदरी मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले पेड़ की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। मैंग्रोव वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। भारत में सुंदरी के पेड़, अब भारत की बात आ गई तो भारत में सुंदरी के पेड़ पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा, कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा और अंडमान निकोबार, एकदम सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे? मतलब कलकत्ता वेस्ट बंगाल के नज़दीक, और अंडमान निकोबार डायरेक्ट नीचे द्वीप में पाए जाते हैं। तो सुंदरवन सुंदरी वृक्षों से बनता है। सुंदरबन डेल्टा नाम ही उससे सुंदरी वृक्षों से बना हुआ है। मैंग्रोव वन जिन्हें मैंग्रोव दलदल, मैंग्रोव थिकेट्स या मंगल भी कहा जाता है, उत्पादक आर्द्र भूमि है जो तटीय अंतर्जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर उगते हैं। मैंग्रोव कहाँ उगते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गया कि मैंग्रोव वन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांश पर उगते हैं, क्योंकि मैंग्रोव पेड़ ठंड के तापमान का सामना नहीं कर सकते। यानी कि मैंग्रोव पेड़ ठंड का तापमान का सामना नहीं कर सकते, इसलिए कहा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पे होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु के क्षेत्रों में होते हैं, जिससे कोई शुष्क मौसम नहीं होता। सभी महीनों में कम से कम 60 mm की औसत वर्षा होती है और इसे तराई भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षावन भी कहा जाता है। तो समशीतोष्ण वन क्षेत्र में स्थित उष्णकटिबंधीय और बोरियल क्षेत्रों के बीच पाया जाने वाला जंगल है। यह हमारे ग्रह पर दूसरा सबसे बड़ा बायोम है जो दुनिया के 25% वन क्षेत्र को कवर करता है। केवल बोरियल वन के पीछे जो लगभग 33% है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे व्यापक वन है। उष्णकटिबंधीय भारत का सबसे व्यापक वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत का सबसे व्यापक वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और यह 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस प्रकार के वन के पेड़ शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिराते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुड़वा शहर कौन से है? तो जुड़वा शहर कौन से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मतलब टफ में माना जाता है क्योंकि आप ऐसे फैक्ट याद नहीं रख सकते हो। तो जुड़वा शहर कौन सा है? अचानक से आपको लगेगा कि दिल्ली फरीदाबाद भी है, मतलब आपको लगेगा कि दिल्ली फरीदाबाद भी है, मुंबई और पुणे भी है, हैदराबाद सिकंदराबाद भी है, बेंगलोर और मैसूर भी है। तो इसमें से किसको मतलब याद नहीं है। जब तक आप इसको फैक्टली दिमाग में बिठाओगे नहीं तब तक ये उस समय क्लिक नहीं करेगा। तो जुड़वा शहर कौन सा है? तो ना दिल्ली और फरीदाबाद है, ना मुंबई और पुणे, हैदराबाद और सिकंदराबाद है। तो जुड़वा शहर कौन से है? हैदराबाद एंड सिकंदराबाद है। चलिए आंसर देखते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गया यहाँ से कि मोतियों का शहर किसको कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है। सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से सटा हुआ है। सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से जस्ट सटा हुआ है, इसलिए इसको जुड़वा शहर भी कहते हैं। अन्य जुड़वा शहर हुबली धारवाड़ कर्नाटक, कोच्चि एर्नाकुलम केरल और दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़। तो ये सब भी याद कर लीजिएगा। सॉरी, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भूमिबद्ध बंदरगाह कौन है? तो ये मुंबई, निम्नलिखित में भूमिबद्ध बंदरगाह मतलब कि भूमि से घिरा हुआ, भूमि से बाउंडेड बंदरगाह कौन है? मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो इसका सही आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। देखिए सही आंसर विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। अब आपको यहाँ पे 2 बातें, प्रमुख बंदरगाहों में से एक विशाखापट्टनम तो है ही, और भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13।
भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13 बंदरगाह, 13 बंदरगाह हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है, और आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह कार्गो की मात्रा के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य के स्वामित्व वाला बंदरगाह है और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा है। यानी कि पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये भी फैक्ट आपको मिल गया कि यह कौन सा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। यह चेन्नई और कोलकाता बंदरगाहों के बीच में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? चेन्नई और कोलकाता बंदरगाहों के बीच में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह के 3 बंदरगाह हैं: बाहरी बंदरगाह, आंतरिक बंदरगाह और मछली पकड़ने का बंदरगाह। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मछली पकड़ने का बंदरगाह, आंतरिक बंदरगाह, बाहरी बंदरगाह, यानी कि एक बाहर की बंदरगाह है, एक अंदर की बंदरगाह और एक मछली पकड़ने के लिए स्पेशल बंदरगाह है। ये याद रखिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह का भीतरी भाग, जो आंतरिक भाग है, भीतरी भाग उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा तक फैला हुआ है। लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, इस्पात उत्पाद, सामान्य कार्गो कोयला और कच्चा तेल इस बंदरगाह पर व्यापार की जाने वाली मुख्य वस्तुएं हैं। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह पर मुख्य वस्तुएं जो कि व्यापार किए जाते हैं उनमें लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, इस्पात उत्पाद, सामान्य कार्गो कोयला और कच्चा तेल इस बंदरगाह पर व्यापार की जाने वाली मुख्य वस्तुएं। इस पर यह स्पष्ट है कि विशाखापट्टनम बंदरगाहों में एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाहों में 60 अक्टूबर 1933 को खोला गया था। तो यहाँ पे स्थापना भी दे दिया है बंदरगाह का। विशाखापट्टनम कब खोला गया था? तो 7 अक्टूबर 1933 को। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। विशाखापट्टनम का बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और चेन्नई और कोलकाता के बंदरगाहों के बीच स्थित है। यानी कि चेन्नई नीचे मद्रास चेन्नई के स्थित और कोलकाता वेस्ट बंगाल उसके बीच में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यद्यपि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों द्वारा मध्य प्रांत तक पहुंच के लिए पूर्वी तट पर एक बंदरगाह का निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई थी। कर्नल एच कार्टराइट रीड के विचार को सरकार ने विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह का निर्माण करने के लिए ब्रिटिश नौवाहन विभाग के प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही स्वीकार किया था। विशाखापट्टनम के बंदरगाह में 3 बंदरगाह हैं। बाहरी बंदरगाह, जैसा कि हम लोग ऊपर भी देखे हैं, बाहरी बंदरगाह, आंतरिक बंदरगाह और मछली पकड़ने का बंदरगाह। इस बंदरगाह में प्रमुख वस्तुओं में लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, इस्पात उत्पादन, सामान्य कार्गो कोयला और कच्चा तेल शामिल है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा भूमिबद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बहुत ही संरक्षित बंदरगाह है और गहरा भूमिबद्ध है। इस बंदरगाह को मूल रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक आउटलेट के रूप में नियोजित किया गया था। इस बंदरगाह को मूल रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए आउटलेट के रूप में नियोजित किया गया था। तो मुंबई बंदरगाह ज़्यादातर पेट्रोलियम और ड्राई कार्गो के अधिकतम यातायात को संभालता है। कोचीन वेल्डिंग द्वीप में प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिम तट पर कांडला है जो आर्य बंदरगाह और कच्चे तेल, पेट्रोलियम, खाद्य तेल आदि का यातायात को संभालता है। मड़मू यह लौह अयस्क को संभालता है। एलो नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता है। न्यू मैंगलोर 12मासी बंदरगाह है। तो ये इंपॉर्टेंट, अब इसी में आपको इम्पोर्टेंट मिल गया कि न्यू मैंगलोर 12मासी बंदरगाह हमेशा क्वेश्चन आता है। बीपीएससी में भी आता है, बीएसएससी में भी आता है, एसएससी में भी आता है। तो 12मासी बंदरगाह कौन सा है? न्यू मैंगलोर। तूतीकोरिन संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधे साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। कौन सा? तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन्नौर भारत में पहला निगमीकृत बंदरगाह एन्नौर है। विशाखापट्टनम आ गया। विशाखापट्टनम ये भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के कार्य करता है। पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप यह लौह अयस्क, कोयला और ड्राई कार्गो का संभालता है। चेन्नई 12मासी बंदरगाह, इसमें डीप ड्राफ्टेड बर्थ, ऑयल जेटी, लौह अयस्क टर्मिनल आदि है। ये भी 12मासी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियामक है? तो क्वेश्चन ध्यान
ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियामक है? तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल ऑफ स्टॉक्स, वित्त मंत्रालय, भारत का वित्त मंत्रालय, इंडियन कंपनी लॉ बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसके बारे में जान लेते हैं। 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार ने एक गैर संवैधानिक इकाई के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया। 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार ने एक गैर संवैधानिक इकाई के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया। सेबी एक वैधानिक निकाय और एक बाजार नियामक है जो भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी की प्राथमिक जिम्मेदारियों में प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने और विनियमित करने का साथ साथ प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना शामिल है। सेबी के निदेशक मंडल प्रभारी होते हैं। सेबी का मुख्य कर्तव्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि के कामकाज को भी नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड संगठन भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियामक होता है। तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो गया था और ऊपर सारे हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ ज्योग्राफिकल थे, जैसे कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर कौन से हैं। फिर से कुछ ज्योग्राफिकल भी थे, कुछ हिस्ट्री के भी थे, कुछ इकोनॉमिकल भी थे। तो मिक्सचर टाइप के 10 क्वेश्चन मैंने उठा लिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग को आई होप कि अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। कुछ लंबा हो गया वीडियो, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 50 से 50 प्लस क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। यानी कि 10 क्वेश्चन 50 प्लस क्वेश्चन का अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं और दिमाग में छाप लेते हैं तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन छपना ही यानी कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 13 पोर्ट के बारे में दिया हुआ है। 13 पोर्ट से क्वेश्चन आने ही आने। कुछ ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं अकबर के बारे में, मतलब जुड़वा शहर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ये आता ही आता है, प्रीवियस क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। आशा करते हैं खुश रहेंगे। और जल्दी ही BSSC नोटिस जारी करने वाला है कि संभावित को 26 से 27 को ऐसा नोटिस 9 सितंबर को जो आया था उसमें लिखा गया था कि संभावित 26-27 को होगा। तो संभावित शब्द उसमें जोड़ दिया गया था। तो संभावित शब्द को कब हटाता है आयोग, ये आपको देखने की बात है। और इस पर चर्चा हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि बाहर के लोग भी भरे हुए हैं जो कि दिल्ली रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं और बिहार में आंसर देने आएंगे पटना। बिहार में बहुत जगह सेंटर पड़ेगा, तो वो रिजर्वेशन की भी दिक्कतें आएंगी, सब चीज़ें आएंगी। तो भी आयोग को एक नोटिस जारी करना चाहिए। तो इस पर भी एक वीडियो हम जल्द बनाएंगे कि आयोग से डिमांड करना चाहिए कि हाँ अब एक नोटिस जारी करें ऐसा कंफर्म वाला कि आप एग्ज़ाम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, बच्चे कैंडिडेट्स आए या ना आए। चलिए तैयारी करते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे और भी अच्छे वीडियो लाएंगे और भी इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता हो, जो कि अभी हम शुरुआत किए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी सलाह को मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारे जो मैं पढ़ाऊँगा आगे आप लोगों को बहुत ही मदद मिलने वाली है इस चैनल से। तो आप लोग बेहिचक उसमें सलाह दें कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ूँगा, उस सलाह को इम्प्लीमेंट करूँगा और डेली वीडियो डालता रहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।